हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा आयोग 1882, हंटर आयोग, हंटर कमीशन। अगर हम शॉर्ट में बात करें हंटर कमीशन की, तो 1880 में भारत में नए गवर्नर जनरल नियुक्त होते हैं लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन के समय भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है, एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट को लॉर्ड रिपन के सामने 3 जनवरी 1882 को प्रस्तुत की। और इस आयोग के अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर। इन्हीं के नाम पर इसको हम हंटर कमीशन, हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। तो 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश संसद ने भारत पर सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित कर दिया था। 1857 की क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत पर, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित हो गया था। वुड के घोषणा पत्र से शिक्षा के क्षेत्र में जितने विकास की आशा की गई थी, जैसी उम्मीद की गई थी, उतना विकास नहीं हुआ। भारतीय और ईसाई मिशनरियां दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन की मांग कर रही थीं। तो उन्होंने सोचा यही अच्छा समय है कि लॉर्ड रिपन नियुक्त हुए हैं और हम लोग शिक्षा में परिवर्तन की मांग उनके सामने रखते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया। भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, भारत में शिक्षा की सामान्य समिति संस्था का गठन किया गया। संस्था के पदाधिकारियों ने लॉर्ड रिपन से मुलाकात की और शिक्षा में परिवर्तन की मांग लॉर्ड रिपन के सामने रखी। लॉर्ड रिपन ने भारत में कार्यभार संभालने के बाद 3 जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। ठीक है, 3 जनवरी 1882, ये डेट आपको इजी नोट्स में 3 फरवरी 1882 मिल सकती है। इसके अलावा बाईजूस की ऑफिशियल साइट पर ये डेट 3 अप्रैल 1882 है। ठीक है, हमारी बुक में 3 जनवरी 1882 है। आपको आपकी बुक में जो भी है आप वही एक्सेप्ट करें। तो लॉर्ड रिपन ने भारत में कार्यभार संभालने के बाद 3 जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग में 20 सदस्य थे, जिनमें से 7 भारतीय थे। काउंसिल के सदस्य सर विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इस आयोग को हम हंटर कमीशन, हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं। आयोग ने मार्च 1883 में अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की। ये रिपोर्ट 770 पृष्ठों का विस्तृत प्रतिवेदन है। ठीक है, ये पृष्ठों की भी संख्या भी आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकती है। तो ये अप्रोक्स है 770 पृष्ठों का एक विस्तृत चार्ट है, ठीक है, विस्तृत प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है। नेक्स्ट इसके बाद करते हैं भारतीय शिक्षा आयोग 1882, हंटर कमीशन, हंटर आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव, सजेशंस एंड रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव, माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव, उसके बाद उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव, नेक्स्ट आएगा स्त्री शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और मुसलमानों की शिक्षा के संबंध में सुझाव। लास्ट में करेंगे हंटर कमीशन का मूल्यांकन। तो आयोग द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था का बारीकी से अध्ययन किया गया और हर स्तर पर सुझाव दिए गए। ठीक है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, धार्मिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, हर स्तर पर सुझाव दिए गए। तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव। प्राथमिक शिक्षा में सुझाव दिए हैं, निम्न सुझाव हैं। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, किस तरह का प्रशासनिक व्यवस्था किनके हाथों में होगी। तो आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों, स्थानीय संस्थाओं को सौंपने का सुझाव दिया और कहा ये संस्थाएं अलग से प्राथमिक शिक्षा कोष का निर्माण करेंगी, जिससे प्राथमिक संस्थाओं का जो है शिक्षा व्यवस्था चल सकेगी। बल्कि वुड के घोषणा पत्र में कहा गया था कि शिक्षा व्यवस्था कंपनी या सरकार के हाथों में सौंपी जाए, लेकिन इन्होंने क्या किया, आयोग में किया गया कि शिक्षा का भार स्थानीय निकायों, स्थानीय संस्थाओं, जो कि आपकी जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है। ठीक है, तो शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय संस्थाओं को सौंपने का सुझाव दिया और कहा ये संस्थाएं अलग से प्राथमिक शिक्षा कोष का निर्माण करेंगी। प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य, तो प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य था जनसाधारण की शिक्षा पर, ठीक है, सामान्य शिक्षा पर हर व्यक्ति को शिक्षा मिले।
तो जनसाधारण की शिक्षा पर जोर और पिछड़ी जातियों की शिक्षा पर जोर। जो पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, मुसलमानों की शिक्षा है, उस पर जोर। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। तो प्राथमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा बताया? प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए, जैसी समाज की आवश्यकताएं हैं, जहाँ पर जैसी आवश्यकताएं हैं, तो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए, जिसमें गणित, कृषि, सामान्य विज्ञान, पशुपालन, कताई बुनाई, बही खाता आदि की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। नेक्स्ट है शिक्षा का माध्यम। तो प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम बताया गया देसी भाषाएं, प्रांतीय भाषाएं, ठीक है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। इसके बाद प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया जाए, ऐसा सुझाव दिया गया। इसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों का प्रोत्साहन। तो प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों को का भी निर्माण किया जाए। आयोग ने सुझाव दिया कि योग्य शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए नॉर्मल स्कूलों यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। नेक्स्ट आता है माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव। इसके बाद देखेंगे उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव। तो माध्यमिक शिक्षा के संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था? बालक को सामान्य जीवन के लिए तैयार करना, माध्यमिक शिक्षा के बाद बालक को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना। ठीक है, सबसे पहले बालक को सामान्य जीवन के लिए तैयार करना और माध्यमिक शिक्षा लेने के बाद वो उच्च शिक्षा लेने के लिए तैयार हो जाए। प्रशासन एवं वित्त के संबंध में क्या बताया? आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा का भार समाज के कुशल एवं धनी व्यक्तियों को सौंप दिया जाए। जिनके पास पैसा है वो लोग विद्यालय खोलें। ठीक है, जिन क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों से माध्यमिक स्कूल नहीं खोले जा सकते उनमें सरकार स्वयं माध्यमिक स्कूल स्थापित किए। यानी कि जहाँ पर ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, धनी व्यक्ति नहीं हैं, तो वहाँ पर सरकार स्वयं माध्यमिक स्कूल स्थापित करे। व्यक्तिगत प्रयासों से चलाए जा रहे माध्यमिक स्कूलों को अनुदान देते समय उदारता बरती जाए। ठीक है, उनको अनुदान दिया जाए और अनुदान देते समय उदारता बरती जाए। अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम। तो आयोग ने माध्यमिक स्तर पर माध्यम के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया। जब आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में कोई सुझाव नहीं दिया तब हम क्या कहते हैं? जो बोर्ड के घोषणा पत्र में शिक्षा का माध्यम बताया गया था उच्च शिक्षा में अंग्रेजी, तो आयोग ने उसी को स्वीकार कर लिया, ऐसा हम मानते हैं। तो आयोग ने माध्यमिक शिक्षा पर माध्यम के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया। इसका तात्पर्य है कि आयोग ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी माध्यमिक स्तर के लिए स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट आता है पाठ्यक्रम, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आयोग ने माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम, दो प्रकार के पाठ्यक्रम चलाने का सुझाव दिया। एक आ पाठ्यक्रम, दूसरा बा पाठ्यक्रम, ए कोर्स एंड बी कोर्स। सबसे पहले बात करेंगे ए कोर्स, आ पाठ्यक्रम। तो आ पाठ्यक्रम साहित्यिक विषय और अंग्रेजी शिक्षा। आ पाठ्यक्रम में साहित्यिक विषय और अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य होगी। ये पाठ्यक्रम उन छात्रों के लिए होगा जो माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के बाद जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहेगा वो क्या लेगा? ए कोर्स लेगा। इसके बाद बी कोर्स, बा पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम में व्यवसायिक विषय शामिल होंगे और ये उन छात्रों के लिए होगा जो व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए रोजगार पाना चाहते हैं। ठीक है, जीवन निर्वाह यानी कि जो अपने सांसारिक जीवन है उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। इसके अलावा जो स्वावलंबी बनना चाहते हैं। ठीक है, रोजगार पाने की शिक्षा जिसमें व्यवसायिक विषयों को जोर दिया गया। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर। तो आयोग ने माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर दिया, जिसके लिए प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने की सिफारिश की। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग जरूरी होती है, तो शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया माध्यमिक स्तर पर। नेक्स्ट आते हैं उच्च स्तर पर उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव देखने के बाद अब हम देखते हैं उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव। तो उच्च शिक्षा के संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। सबसे पहले उद्देश्य।
उच्च शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों को अच्छे नागरिक बनने का ज्ञान, उनका नैतिक व चारित्रिक विकास, इसके अलावा और राष्ट्र सेवा तथा उच्च ज्ञान की प्राप्ति करना उच्च शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। उच्च शिक्षा में प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था के संबंध में आयोग ने क्या कहा? आयोग ने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी भारतीयों पर छोड़ दी जाए। सरकार केवल वहाँ राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना करे जहाँ जनता करने में असमर्थ है। जहाँ जनता राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने में असमर्थ है, वहाँ पर सरकार स्थापित करेगी। नेक्स्ट आता है शिक्षा का माध्यम। तो आयोग ने उच्च शिक्षा में माध्यम के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार कर लिया था। वही बात हम करते हैं कि आयोग ने उच्च शिक्षा में माध्यम के संबंध में कोई स्पष्ट सुझाव नहीं दिया, तो इसका तात्पर्य ये है कि आयोग ने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम। तो उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम, आयोग ने महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम को विस्तृत, ठीक है, व्यापक बनाने का सुझाव दिया, विस्तृत करने का सुझाव दिया, जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार पाठ्य विषयों का चयन कर सकें। ठीक है, अगर कोई बच्चा जैसे बायो लेना चाह रहा है लेकिन उस विद्यालय में अगर बायो नहीं है तो वो अपनी रुचि के अनुसार नहीं ले पाएगा। यानी कि पाठ्यक्रम में बहुत सारे विषय होने चाहिए जिससे बालक अपनी रुचियों के अनुसार कोई भी विषय चूज कर पाएँ। तो आयोग ने महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम को विस्तृत, व्यापक करने का सुझाव दिया, जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार पाठ्य विषयों का चयन कर सकें। नेक्स्ट, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर। तो विश्वविद्यालय स्तर उच्च शिक्षा में भी प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर दिया गया। आयोग ने महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के समय यूरोप के विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त भारतीयों को वरीयता देने का सुझाव दिया। यानी कि अगर कोई दो व्यक्ति हैं, समान योग्यताएं रखते हैं, तो वरीयता किसको दी जाएगी? जो यूरोपीय विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके आया है। तो ये इसका एक दोष भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव। तो स्त्री शिक्षा के महत्व को आयोग ने स्वीकार किया। स्त्री शिक्षा के संबंध में आयोग ने निम्न सुझाव दिए। बालिकाओं के लिए जहां तक संभव हो अलग से बालिका विद्यालय स्थापित किए जाए। इसके अलावा इन विद्यालयों में महिला अध्यापक ही नियुक्त की जाएं। बालिकाओं के लिए छात्रावास उपलब्ध कराए जाएं। नेक्स्ट आता है धार्मिक शिक्षा के संबंध में सुझाव। तो आयोग ने सभी सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा न दिए जाने का सुझाव दिया। निजी विद्यालयों में अगर उनका संस्थापक व्यवस्थापक चाहे तो इसकी व्यवस्था कर सकता है, वो अपने अनुसार धार्मिक शिक्षा दे सकता है, परंतु एक बात ध्यान रखना कि अनुदान देते समय शिक्षा के स्तर को देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो किस धर्म की शिक्षा दे रहा है, उसको धर्म के आधार पर अनुदान दिया जाएगा। जैसे अगर कोई ईसाई धर्म की शिक्षा दे रहा है तो उसको ज़्यादा अनुदान दे दिया जाएगा, मुस्लिम धर्म की शिक्षा दे रहा है तो उसको कम अनुदान दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुदान देते समय शिक्षा के स्तर को देखा जाए, रिजल्ट को देखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्लिमों की शिक्षा के संबंध में सुझाव। तो आयोग ने मुस्लिमों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने पर जोर दिया। ठीक है, मुस्लिम संस्थाओं खोलने वाले को प्रोत्साहन दिया जाए, मुस्लिम विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाएं। यानी कि मुस्लिम शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया और मुस्लिमों की शिक्षा बढ़ाने पर जोर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि हंटर आयोग का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को जब शिक्षा की कसौटी पर कसते हैं, जब उनका मूल्यांकन करते हैं, तो इसमें कुछ गुण नज़र आते हैं, साथ में कुछ दोष भी नज़र आते हैं, जो कि निम्न है। सबसे पहले मेरिट्स, गुण। तो शिक्षा व्यवस्था ईसाई मिशनरियों के हाथों ना सौंपना। ठीक है, गुणों में हम क्या बात करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था निजी स्थानीय संस्थाओं, इसके अलावा व्यक्तिगत हाथों में सौंप दी। अच्छी बात है, क्योंकि इससे हुआ क्या, शिक्षा का जन साधारण तक पहुंची, शिक्षा का प्रसार हुआ। लेकिन शिक्षा व्यवस्था ईसाई मिशनरियों के हाथों ना सौंपना। वुड के घोषणा पत्र में कहा गया था कि शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी ईसाई मिशनरियों के हाथ में होगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में होगा। तो इस आयोग ने शिक्षा व्यवस्था को व्यक्तिगत हाथों में सौंपा। तो शिक्षा व्यवस्था ईसाई मिशनरियों का ना सौंपना, ये भी एक इसका गुण है। वुड के घोषणा पत्र में जो ईसाई मिशनरियों को शिक्षा व्यवस्था सौंपी गई थी, इससे हुआ क्या, ईसाई मिशनरियाँ शिक्षा के आड़ में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगी थी।
दूसरा गुण है कि शिक्षा के लिए अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग उद्देश्यों का निर्धारण, हर स्तर पर अलग अलग उद्देश्यों का निर्धारण किया गया। प्राथमिक शिक्षा के अलग उद्देश्य, माध्यमिक शिक्षा के अलग उद्देश्य, उच्च शिक्षा के अलग उद्देश्य। तो शिक्षा के अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग उद्देश्यों का निर्धारण करना। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर दो तरह के कोर्स बताए गए थे, ए कोर्स और बी कोर्स। बी कोर्स उन लोगों के लिए था जो जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है, अपने जीवन के लिए उपयोगी स्वावलंबी बनना चाहते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा में ऐसा भी पाठ्यक्रम था जो जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम था। ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए जरूरी था। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा पर जोर। तो आयोग ने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया, मुस्लिमों की शिक्षा पर जोर दिया। ठीक है, अगला गुण है शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर। तो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाए रखने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षकों की जरूरत, ठीक है, प्रशिक्षण की जरूरत होती है। तो ये भी एक इसका गुण है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुदान देते समय परिणाम शिक्षा के स्तर पर बल। तो अनुदान देते समय ये ना देखा जाए कि वो किस धर्म की शिक्षा दे रहा है, ठीक है, केवल और केवल क्या देखा जाए, उसका रिजल्ट देखा जाए। तो ये भी एक इसका गुण है। अनुदान की शर्तें सरल करना। अनुदान की शर्तें सरल की गई, इससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को, ज़्यादा से ज़्यादा निजी क्षेत्रों को अनुदान प्राप्त हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षिक संस्थाएं बनी। तो शिक्षा का प्रसार तेजी से हुआ। दोष देखते हैं डिमेरिट्स। तो सबसे पहला दोष क्या है कि शिक्षा को सरकार से छीनकर ग्रामीण या निजी क्षेत्रों में, निजी हाथों में सौंपने से शिक्षा के स्तर में गिरावट आई। ठीक है, गुणों में हमने बात की कि शिक्षा को जो है ईसाई मिशनरियों के हाथों ना सौंपना अच्छी बात है, क्योंकि ईसाई मिशनरियां इसकी शिक्षा के आड़ में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी। लेकिन दोषों में हम क्या बात करते हैं, शिक्षा को कंपनी या सरकार के उत्तरदायित्व से हटा दिया तो शिक्षा निजी हाथों में आ गई। इससे हुआ क्या, शिक्षा की गुणवत्ता में, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, तो शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आ गई। ठीक है, दूसरा दोष क्या है कि मुस्लिमों के लिए अलग अलग स्कूल खोलने से धर्मनिरपेक्षता को धक्का लगा। धर्मनिरपेक्षता क्या कहती है, सभी धर्म समान है, ठीक है, सबको एक साथ, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। लेकिन मुस्लिमों के लिए अलग से स्कूल खोलने पर आयोग ने जोर दिया, तो मुस्लिमों के लिए अलग स्कूल खोलने से धर्मनिरपेक्षता को धक्का लगा। ये भी एक इसका दोष है। नेक्स्ट है अनुदान देते समय परिणाम देखने से परीक्षा प्रदान शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिला। तो अनुदान देते समय रिजल्ट को देखा जाए, आयोग ने कहा, लेकिन रिजल्ट को देखा जाए, इससे हुआ क्या, कुछ विद्यालयों ने अपने रिजल्ट को अच्छा दिखाने के लिए नकल की। ठीक है, तो परीक्षा प्रधान प्रणाली को बढ़ावा मिला। अनुदान उनको ज़्यादा चाहिए था तो उन्होंने अपने केवल रिजल्ट को बढ़ाना किसी भी तरह से, ठीक है, तो अनुदान देते समय परिणाम देखने से परीक्षा प्रधान शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिला। अगला दोष है कि आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्राध्यापकों की नियुक्ति में यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता देने का सुझाव दिया। जो यूरोपीय विश्वविद्यालयों से पढ़े हैं उनको वरीयता दी जाए, तो जो कि गलत था। नेक्स्ट है आयोग ने निःशुल्क शिक्षा के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया। ठीक है, ये भी एक इसका दोष है। तो ये आपका हंटर कमीशन, यहाँ पर भारतीय शिक्षा आयोग 1882 पूरी तरह से समाप्त होता है। अगर आप इन नोट्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।